जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एलपी एंड टेक्नीशियन साइंस न्यूमेरिकल के पंचनामा की। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग न्यूमेरिकल के वैसे 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करेंगे जो आपके आगामी एएलपी एंड टेक्नीशियन एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। और साथ ही अगर आप सभी न्यूमेरिकल को सीखना चाहते हैं बिल्कुल ही बेसिक लेवल से, तो कहीं ना कहीं ऐसे वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मेरे मित्र, आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि प्लांक नियतांक h की बीमा समान है कोणीय संवेग के, ऊर्जा के, संवेग के, आवृत्ति के। आपसे सीधा सवाल करा जा रहा है कि जो प्लांक नियतांक की बीमीय सूत्र होती है वो इन चारों में से किसके समान होती है? आप कहेंगे सर पहले तो हमको ये बता दो कि ये प्लांक नियतांक का बीमीय सूत्र हम लोग कैसे निकालेंगे। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि जो यहाँ पे प्लांक नियतांक है जिसको हम लोग h से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक्चुअली में क्या होता है? तो सर ये एक्चुअली में ऊर्जा और आवृत्ति का अनुपात होता है। क्या होता है सर? ऊर्जा और आवृत्ति का अनुपात होता है। मेरे मित्र कहने की कोई जरूरत नहीं है, आप सबों को मालूम है कि अगर हम लोग ऊर्जा की बीमीय सूत्र की बात करते हैं, अगर हम लोग ऊर्जा के बीमीय सूत्र की बात करते हैं तो आप सभी क्या कहते हैं? आप सभी कहते हैं कि गुरुजी ऊर्जा का बीमीय सूत्र ml² T⁻⁻² होता है। और मेरे मित्र अगर हम आवृत्ति की बीमीय सूत्र की बात करते तो क्या कहते हैं कि गुरुजी T⁻⁻1 होता है। आप क्या कहेंगे सर? जब इसको ऊपर ले जाएंगे ये जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या आ जाएगा? ml² T⁻⁻1। मतलब ये हुआ सर, जो हमारा प्लांक नियतांक h है इसका बीमा क्या है? आप कहेंगे इसका बीमा सर, इसका बीमा ml² T⁻⁻1 है। अब ये सेम बीमा जो है वो इन चारों में से किस भौतिक राशि का है, उस चीज को हमें चेक करना है। आप क्या कहोगे कि गुरुजी दो भौतिक राशि का बीमा तो आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ही बता दिया। आपने यहाँ पे ऊर्जा का बीमीय सूत्र ml² T⁻⁻2 लिखा, हमारे ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ है। हम लोग क्या कहेंगे सर? ml² और T⁻, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? तो सर -1, ये क्या हो गया? आप सॉरी T⁻⁻2 सर, T⁻⁻2 ये हमारा क्या हो गया सर? ऊर्जा का बीमीय सूत्र हो गया। और यहाँ पे आवृत्ति है तो सर T⁻⁻1। संवेग है चला, यहाँ पे तो आप कहेंगे सर m भी, और m के लिए हम लोग m ही लिखेंगे और ये हो जाएगा LT⁻⁻1। आप क्या देख रहे हो कि न तो ऊर्जा की बीमीय सूत्र प्लांक नियतांक के समान है, न ही संवेग का, न ही आवृत्ति का। अब यहाँ पे सवाल है सर कोणीय संवेग भी तो दिया हुआ है, इसको आपने चेक नहीं करा। तो मेरे मित्र ध्यान देंगे कि कोणीय संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? कोणीय संवेग का फॉर्मूला होता है m × v × r। ध्यान में रखेंगे, m क्या है? द्रव्यमान, v क्या है? वस्तु का वेग, और r क्या है? तो सर त्रिज्या है। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि m के लिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? आप कहेंगे सर मास के लिए तो m ही लिखाएगा, v है तो आप कहेंगे सर ये LT⁻⁻1 हो जाएगा, और r है तो आप कहेंगे सर गुना में l आएगा। और मेरे मित्र आप कहेंगे सर ये ml² T⁻⁻1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ml² T⁻⁻1 हो जाएगा। मेरे मित्र क्या देख रहे हो कि जो प्लांक नियतांक की बीमा है, जो प्लांक नियतांक की बीमा ml² T⁻⁻1 है वो आपका किसके समान है? तो सर यहाँ पे जो आपने निकाला है ml² T⁻⁻1 उसके समान है। मतलब ये हुआ कि जो प्लांक नियतांक की बीमीय सूत्र होती है वो किसके समान होती है? सर कोणीय संवेग के समान होती है। तो सही आंसर आपका आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरे मित्र अगर आप सभी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन बहुत ही उपयोगी है और ध्यान में रखेंगे कि इनके जितने भी डायमेंशनल फॉर्मूला हैं ये सभी बहुत ही उपयोगी हैं, क्योंकि ये जो ऑप्शन में भौतिक राशि दी गई है, कभी कभी आपको सीधे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से आवृत्ति का बीमीय सूत्र होता है। ध्यान में रखिएगा कि आवृत्ति के बीमीय सूत्र में सिर्फ टाइम है और m यानी कि मास और लेंथ नहीं है, तो आप इसको m0, l0 और T⁻⁻1 इस रूप में भी लिख सकते हैं। सर ये चीज भी ध्यान में रखिएगा। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिएगा सर, क्वेश्चन नंबर 2 है। बड़ा ही सरल सा सवाल ये भी है सर। आपसे कहा जा रहा है कि m द्रव्यमान का एक पिंड v वेग से एक दीवार से टकराता है और उसी चाल से वापस आता है। पिंड के संवेग में परिवर्तन है 0, -mv, 2mv, mv। क्या होगा इसका आंसर? बहुत सारे मित्र यहाँ पे सोच रहे होंगे कि गुरुजी इस क्वेश्चन को हम समझे नहीं, और अगर समझ लेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल चिल्ला जी, इसमें आपको संवेग में परिवर्तन निकालना है। मतलब बोले तो del p इक्वल टू
P2 माइनस P1 निकालना है। ध्यान में रखिएगा चेला जी, हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन को डालने का मकसद यह था कि जब भी संवेग में परिवर्तन की बात की जाएगी ना, यानी कि चेंज इन मोमेंटम की बात की जाएगी, तो आप उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डेल पी से। किसके बराबर होगा? P2 माइनस P1 के बराबर, दूसरा संवेग माइनस पहला संवेग के बराबर होगा। चला जी ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि ये मान लीजिए कि दीवार है। क्या है आपका? ये मान लीजिए आपका एक दीवार है। कहा जा रहा है कि m द्रव्यमान का एक पिंड, तो मान लीजिए सर कि ये m द्रव्यमान का एक पिंड है और ये v वेग से सर इस दीवार से क्या कर रहा है? तो सर टकराता है। मतलब ये जब v वेग से चल रहा है सर, तो ये इस दीवार से यहाँ पे टकरा जाता है। टकराने के बाद क्या होता है? तो सर टकराने के बाद यह पुनः जो है सर, टकराने के बाद यह पुनः सर इसी v वेग से सर लौट आता है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि संवेग में परिवर्तन क्या होगा? मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जो संवेग में परिवर्तन होता है, या फिर हम लोग जो कहते हैं कि सर जो संवेग संरक्षण सिद्धांत है वो ये कहता है कि टक्कर से पहले और टक्कर के बाद का कुल संवेग संरक्षित रहता है, मतलब बराबर होता है। तो हम लोग तो सर यहाँ पे क्या कहेंगे कि यहाँ पे अगर ये m द्रव्यमान की ऑब्जेक्ट v वेग से जा रही है, तो हम ये कहेंगे कि सर जो इसका प्रारंभिक संवेग होगा, यानी कि जो P1 होगा वो कितना हो जाएगा? आप कहिएगा mv हो जाएगा। सर क्या हो जाएगा? mv हो जाएगा। और मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि गुरुजी ये जो फिर लौटेगा, यानी कि यहाँ पे जो P2 होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर ये लौट रहा है, मतलब वेग इसका ऋणात्मक लेंगे, मतलब इसका P2 माइनस mv हो जाएगा। क्या हो जाएगा चला? माइनस mv हो जाएगा। इधर से गया सर, लौट रहा है फिर इसी डायरेक्शन में, तो इसके डायरेक्शन को बताने के लिए आप माइनस साइन लेंगे ना? आप कहेंगे बिल्कुल। तो चला जी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि सर डेल P इक्वल टू, चूंकि P2 माइनस P1 है, P2 आप कह रहे हो माइनस mv है सर जी, और यहाँ पे फिर माइनस होगा, और P1 आपका mv है। तो आप सभी क्या कहोगे कि गुरुजी डेल P इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 2mv, यानी कि आप कहेंगे कि सर ये माइनस साइन तो हमको सिर्फ डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। हम डेल P इक्वल टू सीधे सीधे क्या कह सकते हैं गुरुजी? 2mv कह सकते हैं। देख लीजिए आपके किस ऑप्शन में है। आप कहेंगे गुरुजी 2mv हमारे ऑप्शन नंबर सी में है, तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं सर, वीडियो को पॉज करके ले सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है चला, और आप सभी को इसको बनाने में टाइम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मैंने इसका कंसेप्ट कई बार आपको बताया है, और ऐसे क्वेश्चन डालने का मकसद बस यही है कि चीजें आपके माइंड में पूरी तरह से सेट हो जाए, ताकि जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल मिले ना, तो आपको कोई परेशानी ना हो इसको कम समय में सॉल्व करने में। मेरे मित्र क्वेश्चन है कि ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंकी गई एक गेंद 12.5 सेकंड के बाद जमीन पर वापस आ जाती है, वह वेग ज्ञात करें जिसके साथ इसे फेंका गया था। आप कहेंगे सर ये कैसे सॉल्व होगा? अब किसी चीज को हम ऊपर फेंकेंगे, अब वो 12.5 सेकंड में सर ऊपर से नीचे आ जाएगा, हमको कैसे पता चला कि इस वेग से फेंके थे? मेरे मित्र आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा कि जब यहाँ पे कहा जा रहा है कि 12.5 सेकंड के बाद जमीन पर वापस आ जाता है, तो चला जी मान लीजिए कि ये आपका पृथ्वी का तल है, और पृथ्वी का तल पे ये ऑब्जेक्ट है, और इसको आप ऊपर की ओर फेंक रहे हो। तो ऊपर की ओर फेंक रहे हो तो आप कहोगे सर जैसे ही इसको फेंकेंगे तो ये महत्तम ऊंचाई को कवर करेगा, और महत्तम ऊंचाई पे इसका वेग क्या होगा? 0, और सर वहां से ये फिर फॉल कहां पे करेगा? सर ये फिर जो फॉल जो है वो नीचे कर जाएगा। मेरे मित्र यहाँ पे जो आपको टाइम दिया गया है, यहाँ पे जो आपको टाइम दिया गया है कि ये 12.5 सेकंड में, ये 12.5 सेकंड में फिर से पृथ्वी पर लौट आती है, तो ये टाइम क्या है सर? तो ऊपर जाकर नीचे आने में लगा कुल समय। ध्यान दीजिएगा 12.5 सेकंड के बाद जमीन पर वापस आती है, मतलब ऊपर गया इतने ही टाइम में, अब फिर नीचे भी आ गया सर, ऊपर जाकर नीचे आने का कुल समय 12.5 सेकंड है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप हमको ये बता दो कि ये किस वेग से ऊपर फेंका गया था। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी आपने पीछे के सेशन में बताया है कि जब वस्तु ऊपर फेंकी जाती है
और वो नीचे आ जाती है, तो ऊपर फेंकने और नीचे आने में जो लगा कुल समय टी होता है वो किसके बराबर होता है? आप कहेंगे गुरुजी आपने बताया है 2u/g के बराबर होता है। मेरे मित्र आप सभी के मन में जो h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh ये अक्रम बक्रम आ रहा है ना, यहां पे ये चीज नहीं आना चाहिए था। यहाँ पे सीधे कहते कि गुरुजी चूंकि ऊपर जाकर नीचे आने में लगा कुल समय 12.5 सेकंड है, तो आपने बताया है टी इक्वल टू 2u/g है, यानी कि कुल समय और प्रारंभिक वेग में संबंध तो सर हमें इस फॉर्मूला से भी मिल रहा है ना। आप कहेंगे बिल्कुल, तो यहां से u निकाल लीजिए ना। क्या कहिएगा कि गुरुजी 2u इक्वल टू टीजी लिखेंगे और u इक्वल टू क्या कहेंगे tg/2। टाइम कितना है? आप कहिएगा सर 12.5। चला जी कितना लेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन? 10 ले लीजिए, 2 ये पॉइंट हटा दीजिए, ये 0 इसके साथ कैंसिल, 62 पॉइंट कितना हो गया सर? 62 पॉइंट कितना हो गया सर? 5 मीटर। देख लीजिए किस ऑप्शन में है। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी में है, तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं? चला जी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि वह प्रक्षेपण कोण ज्ञात कीजिए जिसके लिए परास और अधिकतम ऊंचाई बराबर होती है। मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि वह प्रोजेक्टाइल एंगल बताइए, वह प्रक्षेपण कोण बताइए जिसमें क्या हो कि परास और अधिकतम ऊंचाई बराबर हो। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को वैसे किस एंगल से फेंका जाए कि उसके द्वारा जो तय की गई दूरी होगी, यानी कि जो परास के रूप में देखा जाएगा और वो जो जमीन से जितना ऊपर उठेगा वो दोनों बराबर हो जाए। आप कहेंगे सर मतलब नहीं समझे, तो मेरे मित्र यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल मोशन समझना होगा। अच्छा अभी सर कुछ दिन पहले नीरज चोपड़ा बहुत ज्यादा सर वायरल हो गए थे जेवलिन थ्रो में, सर भाला फेंक में। तो याद रखिएगा जो भाला फेंका जाता है वो प्रोजेक्टाइल मोशन का एक बेस्ट एग्जांपल है। और ऐसे आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब भी प्रक्षेप गति की बात करते हैं ना, तो हम सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी जब किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंका जाए कि वो क्षैतिज के साथ कोई कोण बनाते हुए जाए, तो हम लोग कहते हैं कि सर इस तरह से जो फेंका गया ऑब्जेक्ट होता है उसके गति को क्या कहा जाता है? सर प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है। मतलब क्या कि किसी वस्तु को क्षैतिज के साथ इस तरह से फेंके कि सर वो क्या बना ले, एक परवलयाकार मार्ग बना ले, तो जो हमारा मोशन होता है ये क्या कहलाता है? सर मोशन हमारा जो है वो प्रक्षेप कहलाता है, प्रक्षेप गति कहलाता है। इसमें क्या होता है, तो सर वस्तु जितना महत्तम ऊंचाई कवर करती है वो हमारा ये होता है, यानी कि ये हमारा h है। और जो हमने इसको फेंका है सर इस पॉइंट से और ये यहां तक आया है, तो ये यहां से लेकर के यहां तक इसकी क्या हो जाती है सर? रेंज हो जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर? परास कहते हैं। क्या कहते हैं? परास कहते हैं। मेरे मित्र आपसे सवाल क्या करा जा रहा है? आपसे सवाल ये करा जा रहा है कि वह प्रक्षेपण कोण ज्ञात कीजिए, वह एंगल ज्ञात कीजिए, यानी कि वह एंगल आपको बताना है कि जिसके लिए परास और अधिकतम ऊंचाई क्या हो? बराबर हो। आप सभी ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे जो हम अधिकतम ऊंचाई की बात करेंगे तो अधिकतम ऊंचाई के लिए फॉर्मूला क्या होता है? अधिकतम ऊंचाई के लिए फॉर्मूला होता है चला जी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g। क्या होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g। और ध्यान में रखिएगा कि अगर हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में रेंज की बात करते हैं, परास की बात करते हैं, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है चला जी? इसके लिए फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी। क्या होता है सर? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी। मेरे मित्र आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि परास और अधिकतम ऊंचाई बराबर होती है, तो हम सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहाँ पे ये कहेंगे कि जो हमारा r है वो किसके बराबर होगा? h के बराबर होगा। r कितना है सर? तो सर r जो है हमारा वो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा क्या है सर? तो सर g है। और हमारा h क्या है सर? तो सर h हमारा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g। मेरे मित्र ये दोनों क्या है सर? आप कहेंगे बराबर है। ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे
तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर हम इसको एक स्टेप और लिख लें, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g, और हम कहें कि ये g इससे कैंसिल कर दीजिए, इस यू स्क्वायर को इस यू स्क्वायर के साथ कैंसिल कर दीजिए, तो आपको कोई दिक्कत होगा? आप कहेंगे बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। अब चेला जी यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि अगर अब हम यहाँ पे सॉल्यूशन ये कहें कि सर ये आपका बच गया साइन 2 थीटा, क्या बच गया? साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बटा 2, तो आपको कोई दिक्कत होगा क्या चेला? आपको कोई साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 आपको कोई दिक्कत होगा क्या? यहाँ पे कुछ नहीं किया है, जो हाइट और रेंज का फॉर्मूला था उसको बराबर कर दिया है और वही सर कैंसिल करते चले जा रहे हैं। ध्यान देंगे कि आप सभी को यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना होगा और आप सबों को मालूम भी होगा कि साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है। तो सर साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना है यहाँ पे कि अगर हम इस साइन 2 थीटा में ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा रखे तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी यहां पे हम अतः करके लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा के जगह क्या सर? आप कहेंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू यहां पे क्या लिखा जाएगा सर? साइन स्क्वायर थीटा बटा 2, साइन स्क्वायर थीटा बटा 2। क्या कहोगे आप कि गुरुजी ये जो साइन है, ये साइन थीटा जो है इस स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, और हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे कि गुरुजी ये 2 कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? आप कहिएगा साइन थीटा, अब बटा क्या हो जाएगा? आप कहेंगे 2। मेरे मित्र जब हम लोग सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 4 कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ध्यान दीजिएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कहेंगे? आप क्या कहिएगा कि गुरुजी अब तो हम इसको साइन थीटा बटा कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 4 लिख सकते हैं। और इसमें कहीं से कोई शक नहीं है कि आप सबों को मालूम ना हो कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है। आप कहेंगे सर टेन थीटा होता है। तो मेरे मित्र यहाँ पे टेन थीटा इक्वल टू हम लोग 4 लिख सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे तो आप सभी कहेंगे कि सर थीटा इक्वल टू हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं टेन इनवर्स 4। क्या लिखेंगे? टेन इनवर्स 4। यानी कि हमसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि वह प्रक्षेपण कोण ज्ञात कीजिए जिसके लिए परास और अधिकतम ऊंचाई बराबर होगी, तो वो हमारा प्रक्षेपण कोण क्या होगा सर? टेन इनवर्स 4 हो जाएगा। क्या होगा सर? टेन इनवर्स 4। तो आप देख लीजिए किस ऑप्शन में आपका, पहला ऑप्शन में टेन इनवर्स 2 है, दूसरा ऑप्शन में टेन इनवर्स 4 है, तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर आप सभी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो पॉज करके सर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ध्यान में रखिएगा इस टाइप के सवाल अगर आपको कहीं पे भी मिलते हैं तो सर उसको सॉल्व करने का तरीका यही होगा। बाद बाकी जिनका भी सर ट्रिगोनोमेट्री मजबूत है यहाँ पे उनको कोई कष्ट होने वाला नहीं है, और अगर ट्रिगोनोमेट्री मजबूत नहीं है तो फिर सर दिक्कत है। और ध्यान में रखिएगा सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री मजबूत रखने से नहीं होगा, ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए तभी होगा सर। आइए बात करते सर अपने लास्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5 चला, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि एक पिंड स्थिर अवस्था में समान त्वरण से चलना प्रारंभ करता है। यदि पिंड प्रथम 4 सेकंड में s दूरी तय करता है तो अगले 4 सेकंड में तय की गई दूरी s होगी। आपका s2 इक्वल टू 3s1 दिया हुआ है, s2 इक्वल टू 4s1, s2 इक्वल टू 3s1, s2 इक्वल टू 2s1। क्या होगा इसका आंसर? आपसे कहा जा रहा है कि एक पिंड स्थिर अवस्था में समान त्वरण से चलना प्रारंभ करती है। यदि पिंड प्रथम 4 सेकंड में s दूरी तय करती है तो अगले 4 सेकंड में तय की गई दूरी s क्या होगी? मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि सर यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि प्रथम 4 सेकंड में s दूरी कवर कर रही है और फिर अगले 4 सेकंड में s दूरी कवर कर रही है। अगले 4 सेकंड में तय की गई दूरी s, ये आपसे पूछा जा रहा है कि दूरी कवर कर रही है s, तो वो s क्या होगा ये चीज आपको बताना है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी टोटल जो इसमें समय लग रहा है वो 4 सेकंड पहले और 4 सेकंड
4 सेकंड बाद में, मतलब टोटल 8 सेकंड वस्तु क्या कर रही है सर, यात्रा कर रही है। तो हम लोग ऐसा करते हैं, यहाँ पे पहले S1 निकाल लेते हैं, फिर टोटल S निकाल लेते हैं, फिर S2 निकाल लेंगे। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में पिंड स्थिर अवस्था से चल रही है, तो जाहिर सी बात है कि प्रारंभिक वेग चेला जी क्या होगा, आप कहेंगे 0 सर। अब कह रहा है कि यदि पिंड प्रथम 4 सेकंड में S दूरी तय करती है, मतलब क्या कि सर अगर हम लोग क्या कहें, अगर हम लोग कहें कि सर t इक्वल टू 4 सेकंड लेते हैं, यानी कि ये आपका प्रथम 4 सेकंड जो है, तो इसमें तय की गई दूरी क्या होगा s। आप क्या कहिएगा कि गुरुजी तय की गई दूरी s जो है वो हाफ ए टी स्क्वायर के बराबर होगा। का है तो सबको मालूम है चला, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। अब प्रारंभिक वेग 0 का है तो स्थिर अवस्था से चलता है, ये 0 है तो पूरा क्या हो जाएगा चला, 0 ना हो जाएगा। यहां पे भौकचकाना नहीं है, s इक्वल टू क्या लिखेंगे, आप कहिएगा सर हाफ ए टी स्क्वायर। तब प्रथम 4 सेकंड में चला, s इक्वल टू क्या होगा, आप कहेंगे सर ये हो जाएगा हाफ इंटू ए और टी का स्क्वायर, यानी कि 16 2 8 है 16, ये चला हो गया 8a। ध्यान दीजिएगा कि ये पहले 4 सेकंड में तय की गई दूरी आपका कितना है 8 है, तो एक हम S1 मान लेते हैं। क्या मान लेते चला, S1। अच्छा, आपको निकालना है कि अगले 4 सेकंड में तय की गई दूरी S क्या होगी, आपको S2 निकालना है। ध्यान दीजिएगा कि हमको यहां पे तो ये निकालना होगा ना कि वस्तु टोटल समय में, यानी कि प्रथम 4 सेकंड और अगले 4 सेकंड में टोटल कितना टाइम यात्रा कर रही है। तो आप कहेंगे सर कुल समय 8 सेकंड में, कुल समय 8 सेकंड में की गई यात्रा या 8 सेकंड में तय की गई दूरी, यात्रा से ज्यादा बढ़िया रहेगा चला, तय की गई दूरी क्या कहोगे कि सर चल तो रहा है 0a से, तो s इक्वल टू हम कहेंगे हाफ ए टी स्क्वायर, आप कहिएगा हाफ इंटू ए और टी कितना चला, तो सर 4 पहलू का और 4 अगला, तो हम लोग कहेंगे सर 8 ना, तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर ना होगा चला, 1/2 इंटू 8 गुना ये क्या हो जाएगा 8 सर 64। अरे भाई ए होगा चला, यहाँ पे हाफ ए टी स्क्वायर ना है, वो हम 2 बार लिखना चाहिए 8 और फिर गुना करके भी लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाफ ए टी स्क्वायर, तो हाफ ए टी स्क्वायर सर 8 सेकंड, आप क्या कहिएगा, एक कैंसिल कीजिए गुरुजी, ये हो जाएगा 32a। चला ध्यान में रखना ये जो आपका s है, वो टोटल 8 सेकंड में न तय की गई दूरी है, जबकि 8 सेकंड क्या है सर, तो सर t1 प्लस t2, तो आप क्या कहिएगा कि गुरुजी अगर अगले 4 सेकंड में तय की गई दूरी s को हम लोग s2 मान लेते हैं, तो हम लोग कहेंगे कि ये जो टोटल s है वो s1 प्लस s2 के बराबर होगा। टोटल s क्या होगा, s1 प्लस s2 के बराबर होगा। आप कहिएगा बिल्कुल। चला ये बताओ टोटल s कितना है, आप कहिएगा 32a। अच्छा s1 कितना निकाले हो, आप कहोगे सर 8a प्लस s2 कितना होगा, आप कहेगा सर 32 में से 8 जाएगा तो ये हो जाएगा 24a। कितना हो जाएगा 24a। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पे कि S2 इक्वल टू 24a आया है, जबकि S1 आपका कितना आया है 8a आया है। तो S2 S1 से कितना गुना है, तो आप कहेंगे सर S2 S1 से 3 गुना है। तो क्या हम इसको S2 इक्वल टू 3S1 न लिख सकते हैं, S2 इक्वल टू 3S1 न लिख सकते हैं? आप कहेंगे सर शौक से लिख सकते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, पहला ऑप्शन में S2 इक्वल टू 3S1 लिखा हुआ है। मेरे मित्र बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में भी सर कोई लाग लपेटा नहीं था। और आप सभी को जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो मेरे मित्र कोशिश कीजिएगा इसी टाइप से सॉल्व करने का, आसानी से सॉल्व हो जाए। आप में से कई मित्रों का लगातार ये डिमांड था कि गुरुजी आपका फिजिक्स स्पेशल बैच कब आ रहा है। तो भाई मेरे आप सबों की जानकारी के लिए बता दूं, जो हमारा फिजिक्स स्पेशल बैच आ रहा है उसका नाम है फिजिक्स द गेम चेंजर। ध्यान में रखिएगा, जो नाम है सर वही इस बैच का काम भी होगा। बहुत सारे मित्रों के मन में अलग अलग तरह के डाउट्स रहते हैं फिजिक्स को लेकर के। तो मेरे मित्र यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि भौतिकी का भय मिट जाएगा। ये बैच आपका अपकमिंग है और इसका फी बहुत ही मिनिमम रखा गया है और आप लोग सोच भी नहीं सकते उतना रखा गया है जितना कि आप देख पा रहे होंगे। ध्यान में रखिएगा कि ये फी जो है वो आपका फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए एप्लीकेबल रहेगा। और साथ ही मेरे मित्र अगर आप सभी इसमें अभी से अपना सीट रिजर्व करना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है,
बस आप एक नंबर नोट कर लीजिए, 90 65 97 0 477। इस नंबर पे आप कॉल करके आप अपना नेम और मोबाइल नंबर बता करके फर्स्ट 100 स्टूडेंट के रूप में अपने सीट को रिजर्व कर सकते हैं। और मेरे मित्र, इस बैच में आपको क्या करवाया जाएगा, कैसे करवाया जाएगा, इसकी पूरी जानकारी आपको बहुत ही जल्द यूट्यूब पे देखने को मिल जाएगी। और साथ ही उम्मीद करते हैं कि आज का जो ये न्यूमेरिकल का पंचनामा था उसके सभी क्वेश्चन को आप सभी आसानी से समझ पाए होंगे। और हाँ, अगर आप सभी क्वेश्चन को आसानी से समझ गए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।